अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब कि वर्क डन तो आप जानते हैं कि तभी होगा जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स के लगने की वजह से ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट दो तरह का डिस्टेंस कवर कर सकता है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। मान लेते हैं कि मेरे हाथ में ये पेन, ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है, यहाँ से इसको हम ऐसे मारेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, और मारेंगे तो फोर्स भी लगेगा, फोर्स भी लगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया, तो ये वर्क डन हुआ। इसको निकालने का तरीका आपको पढ़ा दिया गया, W बराबर F/s। लेकिन अगर इसको हम ऊपर की तरफ देखें तो ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्या है, वर्टिकल। या ऊपर से नीचे गिरा है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में वर्क डन जो होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। उसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाने का। चलिए मान लेते हैं कि ये एक सीढ़ी बना हुआ है, इस सीढ़ी का जो टॉप स्टेप है उसकी हाइट जमीन से एज है, और एक लड़का इस सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, लड़के का जो वेट है, किसी भी चीज का वेट डाउनवर्ड लगता है, ग्रेविटी के पढ़े होंगे। चलिए, तो किसी भी चीज को ऊपर उठाने में जो वर्क डन करना होता है, वर्क डन लिफ्टिंग के बॉडी, वो क्या है, वेट ऑफ बॉडी इनटू वर्टिकल डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताइएगा, वर्क डन बराबर ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं? न्यूटन का सेकंड लॉ में फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़े हैं कि नहीं? याद करिए, न्यूटन का सेकंड लॉ है, the applied force is directly proportional to the rate of change of momentum, न्यूटन सेकंड लॉ। चलिए, अच्छा एक बात बताइएगा कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए होता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा हो या वर्टिकल डिस्टेंस में हो रहा हो तो इसको हम ए नहीं क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अभी देखिए, और आपको याद होगा कि एस का मतलब डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन वही डिस्टेंस जब वर्टिकल हो जाएगी उसको डिस्टेंस नहीं बल्कि हाइट बोलते हैं। तो एस को एस नहीं बल्कि, तो बताइए वर्क डन क्या आ गया हमारा, mgs नहीं आ गया। देखिए यहाँ पे वही लाइन, वेट ऑफ बॉडी, तो वेट mg नहीं करता है, वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो देखिए mgh नहीं आ गया। बोलिए, अरे बात समझ में आई है? अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल बताइए, आपसे कहा जाएगा कि 10 किलो के किसी सामान को 5 मीटर की ऊंचाई पर ले जाके चढ़ा, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। चलिए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? सामान का मास कितना दिया गया था, ग्रेविटी आप न्यूमेरिकल में 10 यूज कर सकते हो, लेकिन 9.8 इसका वैल्यू होता है। अब इनको में कितना मीटर लेके जाना है, तो बताइए कितना जूल आंसर आ जाएगा? रुक जाइए, ऐसे मत बनाइए। 10 kg 10 मीटर पर सेकेंड, और हाइट कितना है, 5 मीटर। अब आप चेक कर लीजिए कि सारा यूनिट एसआई में है कि नहीं। अरे सब एसआई यूनिट है, अरे मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद हाइट का है मीटर, सब एसआई यूनिट है। आप गुणा करके आप तो दिक्कत, इस इसको भी और एक्सपेंड कर लीजिए, 10 और 10 500 लिख लीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, आपको याद होगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या करते हैं, बोलिए, अरे पर मीटर नहीं है, और अभी तुरंत पढ़ाए थे कि न्यूटन मीटर को हम आ गया, आ गया, तो बात समझ में आ गई है? तो ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का ये दूसरा क्लास है। कल आपको पढ़ाया गया था कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है, लेकिन कल जो पढ़ाया गया था वो ये था कि किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वर्क डन हो। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा आप सीधा ही लगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उस कंडीशन में वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये आपको पढ़ा दिया गया। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि फोर्स हम सीधा ना लगा करके थोड़ा ऑब्लिक में ही लगाएं, तिरछा लगाएं, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज आता है। क्या चेंज आता है मैं वो आपको बताने।
मान लेते हैं ये हमारा एक ऑब्जेक्ट, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं थीटा एंगल के साथ। ये एंगल क्या है? तो ये एंगल अप्लाइड फोर्स और जिस लाइन पर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है उसके बीच का ये एंगल। अब एक बात बताइएगा कि जब फोर्स तिरछा लगा रहे हैं, जितना फोर्स हम लगा रहे हैं, क्या ये टोटल फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा? नहीं, ये फोर्स दो हिस्सों में बटेगा। एक हिस्सा इस लाइन के अलॉन्ग होगा और एक हिस्सा अपवर्ड होगा। इसको हम लोग कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपली भाषा में समझाया जाए तो जब भी फोर्स तिरछा लगता है, जिस लाइन पर मोशन होने वाला है, तो ये जो फोर्स है दो हिस्सा में बढ़ता है। एक हिस्सा F cos थीटा और एक हिस्सा F sin थीटा। बात समझ में आ रही है? अब हम देखिए ऑब्जेक्ट आपका इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। आपके धक्का लगाने से, खींचने से, फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट जो आपका है ये इधर जाएगा कि ऊपर जाएगा? अगर इधर जाएगा तो इसका यूज करेंगे, अगर ऊपर जाता तो। बात समझ में आ रही है? मतलब सर ये जो फोर्स है ये दो हिस्सों में बट गया। इन हिस्सों को हम कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किस हिस्से का यूज करेंगे? तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट देखो। अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन पर आगे गया है तो इसका यूज करो, इस लाइन पर आगे गया है तो इसका यूज करो। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली इसी लाइन का हम यूज करते हैं। मतलब फोर्स जो F है ना, ये इस लाइन में F cos थीटा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस लाइन में S हो रहा है। तो अब जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फोर्स का क्या यूज करेंगे? और ये F cos थीटा कहां लग रहा है? तो W बराबर F नहीं बल्कि F, क्योंकि F तो यहाँ लग रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ तो जा नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ जा रहा है, तो इसका ना यूज करना है। तो F cos थीटा इनटू में S को पहले लिख देंगे, cos थीटा को बाद में लिख देंगे, कोई भी प्रॉब्लम ये फॉर्मूला समझ में। अब चलिए, आप लोग अभी क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो cos का कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसका यूज आप न्यूमेरिकल बनाने में कर सकते हैं। cos 0, 30, 45, 60, 90 और 180, जो वैल्यू लिखा हुआ है याद रखिएगा, न्यूमेरिकल का यूज करें। एक एग्जांपल यहाँ हम, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और जिस पर ऑब्जेक्ट को मोशन करना है उसके साथ एंगल कितना बन रहा है? और कितना दूर ऑब्जेक्ट गया है? तो फॉर्मूला यूज करेंगे W बराबर F cos थीटा इनटू, तो F हमारा कितना है? cos थीटा की जगह पर क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो 10 cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 60 1/2 से काट देंगे 5 बार में, 5 बचे 25, पूरा आंसर आ गया। क्या सबको बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? डन। देखिए, अब वर्क डन की तीन कंडीशंस में आपको समझाने जा रहा हूं, केस 1, केस 2 और केस 3। कहता है कि अगर अप्लाइड फोर्स और जिस डायरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इधर हम फोर्स लगा दिए हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच? 0। तो W बराबर Fs cos 0 डिग्री, W बराबर Fs cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। इस कंडीशन में वर्क डन हमारा किस चीज में आया? पॉजिटिव। क्लियर है? इसमें मान लीजिए कि एक आदमी है, उसके सर पर एक कोई सामान रखा हुआ है, तो उस सामान की का जो वेट है वो किधर लगेगा? यही ना फोर्स है, और वो अपने सामान पर, सर पर सामान रख करके सामने की ओर चल रहा है, तो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो दोनों के बीच का एंगल 90। चलिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, वर्क डन बराबर Fs cos 90, cos 90 का वैल्यू 0, तो वर्क डन हमारा 0। आप अपने सर पर चाहे जितना भी भारी वजन का सामान उठा करके, चाहे जितनी दूर भी आप चले जाएं, फिजिक्स में उसको वर्क डन कितना वर्क डन कर दिया? 0। क्लियर है? आगे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगा करके खींच रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा, और दो फोर्स लगा, तो एक फोर्स लग रहा है खींचने के लिए, तो इसके अपोजिट देखो लगेगा ना फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन आपको बोलते निकालने के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180। तो वर्क डन बराबर Fs cos 180 का वैल्यू, तो वर्क डन किस चीज में आ गया? यानी यहाँ से ये समझ में आया कि सर वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। 0 कब होगा? जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और नेगेटिव कब होगा? जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है?